ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम की ही एक और थ्योरम का एप्लीकेशन। जैसा मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर बहुत ढेर सारे नंबर आपको नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया जाए और उसमें किसी प्राइम नंबर की पावर अगर आपसे पूछी जाए तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। उसी सिलसिले में सपोज करिए कि आपको कंपटीशन में एक बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है। मैं एग्जांपल के लिए अभी एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ लिखा गया 1 × 2 × 3 × 4 और 20, और आपसे पूछा जाए कि अगर इस नंबर को सभी नंबर को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन जब आप इसको करने जाएंगे तो आपको टाइम भी खूब लगेगा, गलती होने के चांसेस रहेंगे। और नंबर आपको कितना मिलना है, नंबर आपको अगर मान लीजिए एक नंबर का है तो एक नंबर मिलेगा, 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलना नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी और सही कैसे करेंगे उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो यूनिट डिजिट जीरो लाने के पीछे कौन कौन से नंबर जिम्मेदार होते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको इसका बेसिक बताते हैं। देखिए, कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। जीरो को हम नहीं लेते हैं क्योंकि जीरो इन्हीं नंबर के मल्टीप्लिकेशन में से आता है और उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 2 नंबर के पेयर हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है। देखिए, तो पहला पेयर है आपका 2 और 5। ओके, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 10, यूनिट डिजिट आता है 0। उसी तरह का एक और नंबर है, ये देखिए 4 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा 20, यूनिट डिजिट आएगा 0। तीसरा जो पेयर है वो 6 और 5 का है, मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेशन आएगा 30, यूनिट डिजिट आएगा 0। चौथा और जो लास्ट पेयर है वो आपका है 5 और 8, मल्टीप्लाई करिएगा ये आएगा 40, यूनिट डिजिट आएगा 0। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 4 ऐसे नंबर हैं 2, 4, 6 और 8 जो कि 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट उनका 0 आता है। तो अगर हम इनके पेयर को बनाएं तो पहला पेयर जो बनेगा वो होगा 2 और 5 का, दूसरा पेयर जो बनेगा वो होगा 4 और 5 का, तीसरा पेयर जो बनेगा वो होगा 3 और 5 का, और चौथा और लास्ट पेयर जो 3 और 5 का नहीं बनेगा, 6 और 5 का, और ये 8 और 5 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पर 4 पेयर आपको मिलते हैं और ये चारों नंबर 2, 4, 6 और 8 ये इम्प्लाई कर रहे हैं, मैंने तीर का निशान लगाया है, ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि इसमें 0 लाने के लिए जो उत्तरदायी नंबर है वो कौन सा है, 5। लेकिन इन चारों नंबर के कहने से तो हम नहीं मान लेंगे। अगर ये 2, 4, 6 और 8 ये चारों नंबर मिल के बोल रहे हैं कि 0 लाने के लिए यूनिट डिजिट पर 5 उत्तरदायी है तो हम नहीं मानेंगे। हम थोड़ा चेक करते हैं कोई एक और नंबर है जो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन इनका देखें तो ये 2 यहाँ भी प्राइम फैक्टर में 2 है, यहाँ भी प्राइम फैक्टर में 2 है, और यहाँ भी प्राइम फैक्टर में 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ से यहाँ तक के रिजल्ट को हम कंक्लूड कर दें तो हमको सिर्फ एक पेयर मिलता है 2 और 5 का, कि जो कि सभी पेयर में मौजूद है एज ए प्राइम फैक्टर, और यही वो पेयर है जो मल्टीप्लिकेशन के बाद
किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर जीरो लाने के लिए जिम्मेदार है। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन जब आप कोई थ्योरम आप पढ़ते हैं तो थ्योरम खूब धीरे धीरे आप पढ़िए, धीरे धीरे उसको समझिए, लेकिन जब थ्योरम को अप्लाई करिए, क्वेश्चन जब लगाइए तो बहुत तेज़ लगाइए, जितना फास्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपटीशन का ज़माना है इसमें आप जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, हमने थ्योरम सीख ली, अब उसको हम यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, हमको पता चल गया कि 2 और 5 दो नंबर हैं जो मल्टीप्लिकेशन के बाद यूनिट डिजिट पर जीरो लाने के लिए उत्तरदायी है। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 1 से लेकर 20 तक के नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो इसके लास्ट में मान लीजिए कि अगर इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि एन के लास्ट में इंड में कितना जीरो आएगा। ओके, क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब हमने थ्योरी भी समझ ली कि 5 लास्ट में जीरो लाने के लिए कौन कौन से नंबर जिम्मेदार हैं। अभी सिर्फ हमने यूनिट डिजिट का देखा था, अभी हम देखेंगे कि कितने जीरो आ सकते हैं। तो जैसा हमने देखा कि जीरो लाने के लिए जो जिम्मेदार नंबर हैं वो 2 और 5, और इसमें इसके मल्टीप्लिकेशन में इनकी पावर्स होंगी। सपोज करिए इसकी पावर m है और इसकी पावर 2 की पावर m है और 5 की पावर n है। तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ आ सकती हैं। पहली स्थिति when m इज इक्वल टू n, जब m और n बराबर हो। दूसरी स्थिति when m इज ग्रेटर देन n, एंड थर्ड वन दैट इज n इज ग्रेटर देन m। ये 3 स्थितियाँ आ सकती हैं। पहली स्थिति में हम देखेंगे कि when m इज इक्वल टू n, तो लास्ट में n के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, वो कोई भी हो सकता है। आप m लीजिए चाहे n लीजिए, वो नंबर आप जीरो वही आएंगे, m और n कोई भी आप ले लीजिए, दोनों सेम हैं। तो उस नंबर के लास्ट में, कैपिटल N के लास्ट में जो नंबर आप जीरो होंगे वो m या n के बराबर होंगे। सेकेंड वाले में देखिए व्हेन m इज लेस ग्रेटर देन n, मतलब n छोटा है तो उस केस में नंबर आप जीरो होंगे हमारे n, और इस थर्ड वाले केस में नंबर आप जीरो होंगे m। अब जरा देखिए, मतलब कहने का ये है कि m और n में अगर बराबर है तो कोई बात नहीं, अगर बराबर नहीं है, अनइक्वल है, तो जो छोटा होगा उतने नंबर ऑफ जीरो हमारे आएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, उसके मल्टीप्लिकेशन में 2 10 टाइम्स आया है और 5 जो है वो 7 टाइम्स आया है, तो उस नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो होंगे हमारे 7। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, हम पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं, फिर इसके बाद हम नंबर को एक्सटेंड कर देंगे। तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में समझाया था कि अगर नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, देखिए मैंने बताया था कि इसी नंबर को हम 20 फैक्टोरियल, और कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं और कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, फैक्टोरियल 20। तो इसमें अगर किसी नंबर की, प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर देखनी है तो हम कैसे देखेंगे। मान लीजिए इसमें हमको 2 नंबर की पावर देखनी है, एक तो हमको देखना है 2 टू द पावर m और दूसरा देखना है हमको 5 टू द पावर n। तो निश्चित रूप से देखिए, हमको जो वैल्यू छोटी है उसकी वैल्यू पता करनी है। तो निश्चित रूप से अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें 2 जो होगा वो ज़्यादा बार आएगा और 5 जो होगा वो कम बार आएगा। इसका मतलब 5 की जो पावर है n, यह निश्चित रूप से m से कम आएगी। तो इसका मतलब हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 देखिए कहाँ कहाँ आता है, एक तो आएगा 5 इंटू 10 इंटू 15
इंटू 20। हमको 2 के पावर की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर हम देखें तो 5 का पावर 1 है, हम पावर को ऐड करेंगे, प्लस यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है, प्लस यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है, और प्लस यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है। तो हम इनको अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 4। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर n की जो वैल्यू आई है वो आ रही है 4। तो इसका मतलब है कि अगर हम 1 से लेकर 20 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 20 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी उसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरो होंगे 4। ओके, अब हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, नंबर को थोड़ा बढ़ाते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमको मल्टीप्लिकेशन दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100 तक का मल्टीप्लिकेशन दे दिया। यह एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं और इसमें आपको मान लीजिए कि बोल दिया कि ये 100 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 100 ये, और कोई भी एक नोटेशन हम लिखेंगे, बार बार हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, फैक्टोरियल 100। तो कह रहा है कि इसके लास्ट में जो नंबर आप जीरो होंगे वो कितने आएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमको 2 नंबर की पावर देखनी है, 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n, और निश्चित रूप से n जो होगा वो छोटा होगा, दैट मीन्स n इज लेस देन m। ठीक है, तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करते हैं। और देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अगर हम फाइंड करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर और प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। तो 5 क्यूब की ही वैल्यू अगर हम देखें तो ये 125 हो जाता है। और ये एक स्टेप और हम सॉल्व करें तो आपको दिखाएं, ये हो जाता है आपका 100 बाई 5 प्लस 100 बाई 25 और प्लस 100 बाई 125। तो ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वह इम्प्रॉपर से, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर से जैसे ही प्रॉपर में वो जाता है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है। तो फिर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू आएगी 100 बाई 5 ये होगी 20, और ये एक इंटीग्रल वैल्यू है, और प्लस ये आएगा 4, ये भी एक इंटीग्रल वैल्यू है, प्लस 0। तो चूँकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर हम रिमाइंड करें तो ये 20 और प्लस 4, तो ये हो जाता है 24, और यहाँ पर n की जो वैल्यू आती है वो हमको मिलती है 24। इसका मतलब है कि इस नंबर के मल्टीप्लिकेशन में, सपोज करिए ये जो नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आप जीरो होंगे वो होंगे हमारे 24। देखिए कंपटीशन में आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि आपको खूब ढेर बड़ा सा नंबर दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो लास्ट में कितने आएंगे। तो इस थ्योरम का यूज करके हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ 5 की पावर पता करनी है आपको कि उस नंबर के मल्टीप्लिकेशन में 5 का पावर कितना है। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन में 2 की पावर भी पता करनी पड़ जाती है। मैं एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, इसमें 2 के पावर पर वो डिपेंड करेगा। दोनों पावर आपको पता करनी रहती हैं, 2 का पावर भी पता करना रहता है और 5 की भी पावर पता करनी रहती है। दोनों में जो छोटा होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर लूँ, जैसे मान लीजिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 35 मल्टीप्लाइड बाई 75। अगर ये नंबर आपको दिया जाए
और पूछा जाए कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो यहाँ पर हमको दोनों पावर पता करनी होंगी, 2 की पावर भी पता करनी होगी, हम यहाँ पर मान लीजिए लिख देते हैं, और 5 टू द पावर n यहाँ लिख देते हैं। तो हमको m की वैल्यू भी पता करनी है और n की वैल्यू भी पता करनी है। तो देखिए इसमें 2 कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पर है 4 में, और यहाँ पर 2 की जो पावर है वो 2 है, और एक 2 आपका यहाँ पर है, बाकी और 2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2 की जो कुल पावर हुई माने m की जो वैल्यू हुई वो हो गई 3, मतलब m की जो वैल्यू आई वो 3 आ गई। और n की वैल्यू अगर हम देखें तो n की वैल्यू देखिए, एक 5 में है, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 25 यहाँ 75, 25 यहाँ पर है तो यहाँ पर 2। अब आप ऐड कर लीजिए, 1 2 3, 3 2 5 और 5 3 8, n की जो वैल्यू है वो 8। तो अब इसमें जो छोटा है, छोटा कौन है, छोटा है आपका m, और m की जो वैल्यू है वो 3। तो इस नंबर के सॉरी ये जो नंबर मैंने लिया है, ये नंबर, इस नंबर को अगर हम पूरा मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर को पूरा मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन पर नहीं जा रहे हैं, उसके लास्ट में जो नंबर आप 0 होगा वो 3 होगा। मतलब कहने का है कि 2 और 5 के पावर में जो छोटा होगा नंबर आप 0 की संख्या उतनी ही होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, और इसका कॉम्पिटिटिव एप्लीकेशन बहुत है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं उसमें बहुत क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, और नंबर आपको कितना मिलता है, देखिए इसको आप अगर एक्चुअल मल्टीप्लाई करके आप लगाते हैं तब भी आंसर आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन पर जैसे आप जाते हैं ना, तो यही आप मल्टीप्लिकेशन आप करने जाएंगे तो लगभग आपको 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट भी लग सकता है। और नंबर आपको कितना मिलेगा मालूम है, नंबर मिलेगा 1 या 2, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का होगा तो 1 नंबर, 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर मिलेगा। लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका मेन रोल है इसको मैंने नाम नहीं लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये f(x) इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम x लिखते हैं जिसको मैंने डिफाइन किया था, द इंटीजर लेस आर इक्वल टू x, उसकी सहायता से अगर हम जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में आप इसको लगा लेते हैं। और इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको कम एग्जाम में मिलते हैं, कंपटीशन में मिलते हैं, तो आगे से आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये उम्मीद मैं करता हूँ। तो इसी आशा के साथ कुछ आप कमेंट करिए, उसमें बताइए कि किस तरह के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएं, किस तरह के क्वेश्चन के सलूशन दें। तो हमको लगता है कि ये भी एक जो क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किया, ये भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और खूब पूछता भी है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको कमेंट में आप शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।